हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। पिक्चर एंड वॉइस क्लियर है? यस, बोलो भाई। पिक्चर। गुड इवनिंग प्रदुम तिवारी। वॉइस क्लियर है कि नहीं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यस धीरेन्द्र, गुड इवनिंग। शहनवाज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? गुड। थोड़ा एचडी का व्यू मिल रहा है कि नहीं? फुल एचडी का? ठीक है, ऑल क्लियर है ना? गुड 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 गोइंग है। यस, फुल एचडी और 4K अब मिलेगा। बनेगा ना? कि हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहने की आदत है मेरी। खतरनाक व्यू। गुड। विनेश, तबीयत खराब है? क्या हो गया भाई? ख्याल रखो, आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है। बकरी का दूध कहीं मिले तो बकरी का दूध पीना शुरू कर दो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि सीओपीडी आज खत्म, यानी सेकंड यूनिट आज खत्म कर देनी है। तो बिल्कुल आराम से बैठना। ठीक है, चलो भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज है, लेक्चर नंबर 2 है सीओपीडी। सीओपीडी को बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अस्थमा की पीडीएफ मधु देखो, ये पूरी यूनिट 2 लेक्चर की है। ठीक, अस्थमा और सीओपीडी की दोनों की पीडीएफ कल मॉर्निंग में तुम लोगों को 8 बजे के पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, ठीक। सीओपीडी क्रोनिक पल्मोनरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक, मतलब देखो ध्यान से, टर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय से। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेटरी, मतलब जो हमारा लंग का सिस्टम है। डिजीज मतलब बीमारी। बीमारी क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंबे समय से, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे लंबे समय से रुकावट हुई है। अब रुकावट किस तरीके की? मतलब रेस्पिरेशन करने में हमको दिक्कत हो रही है। यस, ओके। चलो भाई, इसमें पढ़ना क्या क्या हमको? डेफिनेशन पढ़नी है, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़नी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। हार्ट रेट 72। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। यहां पे टर्म है इटियोपैथोजेनेसिस। देखो टर्मिनोलॉजी समझ लो। हमेशा कई बार इसको इटियोपैथोजेनेसिस पूछ लेते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में इटियोलॉजी पूछ लेते हैं, कई बार आपसे पैथोजेनेसिस पूछ लेते हैं, कई बार आपसे इटियोपैथोजेनेसिस पूछ लेते हैं। लास्ट 3-4 लेक्चर, जो भी 4-5 लेक्चर हुए हैं, पहली यूनिट दूसरी जो भी हुआ है, 2 यूनिट हुई है हमारी, ये तीसरी यूनिट चल रही है ना। तो जो भी हुई है उसमें मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये क्वेश्चन तुम लोगों की तरफ से आएंगे कि इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। यस प्रद्युम्न, क्या बात है, कंफ्यूजन किसमें हो गया? इटियोलॉजी नॉर्मल लैंग्वेज में है, कंफ्यूज हो जाते हो ना। यस, इसीलिए मैंने कहा कि ये जानना जरूरी है, और ये एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन तुम लोगों की तरफ से आए, जो कि नहीं आया।
ठीक, आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज। ठीक, क्या है? कॉज ऑफ डिजीज, किस वजह से बीमारी हुई, मतलब किस वजह से। बायोकेमिस्ट्री की क्लास, चलो भाई बायोकेमिस्ट्री की क्लास अगली लगा देते हैं। डोंट वरी, परेशान मत हो। इटियोलॉजी समझो, इटियोलॉजी कॉज ऑफ डिजीज, किस वजह से बीमारी हुई, कॉजेटिव एजेंट क्या थे। ठीक भाई, जैसे सीओपीडी की बात की जाए, इटियोलॉजी क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करो। इटियोलॉजी क्या हो सकती है भाई? कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक, कहीं से पॉलेंस आ रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो फेफड़ों में अब सीमेंट मोरंग का चला गया है, कोई कोल माइनिंग में काम कर रहा है तो बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया है। ये सारी इटियोलॉजी होगी, मींस किस रीजन से बीमारी हुई। पैथोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, देखो कॉजिटिव एजेंट तो ये हो गए, ठीक, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप शरीर के अंदर डिजीज तुम्हारी डेवलप हुई। मतलब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट तुमको सीओपीडी हो गई, पहले हल्की फुल्की एलर्जी हुई होगी, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हुआ होगा। भाई कोई बीमारी रातों रात थोड़ी हो जाती, ओवरनाइट नहीं होती, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो उसके स्टेप्स होते ना। तो उन्हीं स्टेप्स को किस तरीके से आपकी बॉडी में फाइनली डिजीज डेवलप हुई, उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। मींस जनरेशन ऑफ पैथ। पैथ, पैथ मतलब डिजीज, डिजीज किस तरीके से जनरेट हुई, पैथोजेनेसिस, जनरेशन ऑफ पैथ मींस डिजीज का जनरेशन बॉडी में कैसे हुआ। इटियोलॉजी मतलब किस कारण से आपके शरीर में बीमारी हुई, और इटियोपैथोजेनेसिस दोनों को कंबाइंड कर दो तो इटियोपैथोजेनेसिस हो गया। कई बार एग्जाम्स में सिर्फ इटियोलॉजिकल फैक्टर पूछ लेते हैं, इटियोलॉजी ऑफ फला फला डिजीज पूछ लिया तो उसमें आपको पैथोजेनेसिस नहीं एक्सप्लेन करनी, उस सभी डिजीज की इटियोलॉजी मींस कॉजिंग एजेंट, किस वजह से, पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 लेक्चर मैंने वेट किया कि ये क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से आए, लेकिन तुम्हारी तरफ से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा। चलो खैर, अनुभव कुछ नहीं, एक एक 2 यूनिट हुआ, जो भी तुम्हारा छूट गया है परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड में देख लेना, और जो नहीं समझ में आया राइट वो मुझसे पूछ सकते हो तुम लोग। चलो भाई शुरू करते हैं क्लास आज की। हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल में देखो पहले क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, इटियोलॉजी तुमको समझ में आ गई, पैथोलॉजी समझ में आ गई, और अगर जब बीमारी हो गई, जब बीमारी हो गई तो फिर कौन से सिम्टम्स होंगे, उसको जो सिम्टम्स जनरेट होंगे, जो सिम्टम्स कौन से होंगे उन्हीं को बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उन्हीं सिम्टम्स को बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कोई बात नहीं प्रखर, नो इशू। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब बिना दवाई के बीमारी को ठीक करना, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब फार्माकोलॉजी के साथ, मतलब दवाओं के साथ बीमारी को ठीक करने को फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। पूरी फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको यही पढ़ना है, डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्लियर? चलो भाई देखो, इस यूनिट में 2 चीजें आपको पढ़नी थी, अस्थमा हमने पढ़ा दिया और आज सीओपीडी पढ़ा रहे हैं, ओनली 2 चीजें, ठीक, कोई तीसरी चीज नहीं। क्लियर? चलो भाई शुरू करते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, मुझे मालूम है एक क्वेश्चन आएगा तुम लोगों की तरफ से, उम्मीद है कि एक क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, अब देखते हैं आता है कि नहीं। यस, सीओपीडी को बोलते हैं
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बेसिकली अगर बात की जाए तो देखो ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक। और इन्फ्लेमेशन बेसिकली देखो रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ रीजन मैं आपको बताऊं, वायरल या बैक्टीरियल हो सकते हैं। मतलब वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अक्सर इन्फ्लेमेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आकाश राय, हाँ दो डिजीज हैं सिलेबस में, एक ही दी है। अच्छा, अस्थमा और सीओपीडी में डिफरेंस बता देना, जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा ठीक, ओके ओके ओके। देखो एक चीज ध्यान रखो, यहीं पे क्लियर कर लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अस्थमा ये तुम्हारी एलर्जिक डिजीज है। कैसी? एलर्जिक डिजीज है, ठीक। सीओपीडी तुम्हारी इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ओके, दूसरा ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म है, मतलब काफी लंबे समय तक। इधर इन्फ्लेमेशन हुआ तो इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट होता है, बीमारी आराम से ठीक हो जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं। अस्थमा को ठीक होने में टाइम लगता है, मींस ये हमेशा क्रोनिक होगा। ओके, ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है, ठीक। इन्फ्लेमेशन बेसिकली किसी बीमारी की वजह से है ना, बीमारी जैसे बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। देखो दूसरी बात ये कि जो इन्फ्लेमेशन है अस्थमा में, बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ज्यादा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस जो तुम्हारी ब्रोंकियल एयरवे है उसमें, ठीक। ये क्या है? ये तुम्हारी ट्रैकिया है ना, ये तुम्हारी ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंकस है। तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अंदर मत जाओ, अंदर ब्रोंक्यूल्स पे मत जाओ, एल्वेलाई पे मत जाओ, है ना। ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ के बेसिकली इन्फ्लेमेशन को क्या हम अस्थमा बोलते हैं। और जब सीओपीडी की बात करते हैं तो सीओपीडी यहां से लेके आपकी एल्वेलाई तक सब जगह जाती है। अभी अस्थमा तुमने पढ़ रखा है, सीओपीडी अभी देख लेंगे हम, ठीक। हमेशा के लिए कल का लेक्चर देखो, कैसे ट्रीट करते पता चल जाएगा। चलो पहले आज की क्लास देखते हैं, फिर कभी संडे मंडे को ऐसे स्पेशल क्लास ले लेंगे, क्वेश्चन नोट करके रखना तुम लोग, है ना, ठीक। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, जिसमें क्या क्या आता है? ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात हो गई ना, मतलब बीमारियां बहुत सारी हैं। देखो एक बहुत वाइड टर्म है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरीके का हो, अगर वो क्रोनिक है तो कैसा है? ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। तो कह सकते हो जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक, या फिर इम्फाइसेमा, है ना। मेन जो है सीओपीडी में यही दो डिजीज हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आई है और जाएगी नहीं। मींस दुनिया में ऐसी बीमारी बनी ही नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अब तो कैंसर तक का इलाज हो गया डियर, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, समझे। ये सिर्फ मिथ है दिमाग के, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज संभव ना हो, राइट। इवन सबके प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, कोई भी ऐसी बीमारी अगर
जिसको लगती है कि ऐसी बीमारी हो सकती है, ये दोनों सीओपीडी डिजीज हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैं डियर। शुगर 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 कोई बीमारी होती नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर में सिर्फ जो तुम्हारी टाइप 1 है, सिर्फ टाइप 1, ठीक, ये कुछ हद तक नॉन क्योरेबल है। 100% ये भी ऐसा नहीं कि नॉन क्योरेबल, ये भी क्योर होती है। ऐसे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनकी वजह से मरी हुई सेल्स जिंदा हो जाती। और टाइप 2 तो जिस दिन चाहोगे, जिस दिन चाह लोगे, उस दिन टाइप 2 ठीक कर लोगे। खैर, अब जो है कोई बात नहीं, अब हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे, ठीक। किसी भी तरीके का एयर फ्लो में, जो हम सांस लेते हैं, एयर फ्लो में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट या लिमिटेशन हो जाता है, किसी भी, जैसे कोई तंबाकू का सेवन करता हो, कोई सुट्टा लगाता हो, या दूसरे अदर रीजंस हो, जैसे डस्ट हो गया, पॉलेंस हो गया, है ना, या किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा जैसी बीमारी हो सकती है। ये दोनों सीओपीडी की बीमारी, ठीक। और सीओपीडी को और क्या क्या कह सकते हो, सीओपीडी में ही आपका अस्थमा भी आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाता है, ठीक। सीओपीडी को और क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज भी बोल सकते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोल सकते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोल सकते हैं, क्रोनिक एयरवे लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। क्यों? इन सब चीजों में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका, उसमें सांस प्रॉपर नहीं ली जा रही, वहां पे कुछ रुकावट आ रही है, उन सभी चीजों को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोल सकते हैं। टू मेन टाइप, दो फॉर्म होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? लॉन्ग टर्म का कफ, लंबे समय तक म्यूकस सिक्रीशन, मींस इंक्रीज्ड म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, है ना। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात अगर करें, देखो ध्यान से, इस फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और हाँ, चलो भाई देखो ध्यान से, ये तुम्हारा देखो नॉर्मल बंदा है, उसका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आराम से देखो सांस आ रही जा रही, ठीक। उसके बाद हुआ क्या, यहां पे ये देखो, यहां पे जो एल्वियोलर सैक है, ये देखो फट गया है, यहां पे क्या है, पोर्स आ गए हैं, पोर्स आ गए, यहां देखो कंटिन्यूअस है, क्या आ गए हैं, पोर्स आ गए हैं, ठीक। इस पोर्स की वजह से क्या है, ये फूट जाएगा, मतलब जो गुब्बारा है, जो बलून है, यस दिलीप, एम्फाइसीमा समझा रहा हूं, ये जो बलून है, ये बलून फट जाता है या हवा को रोक नहीं पाता। जब आप उधर से सांस लेते हो, भाई बलून में अगर छेद कर दिया जाए, सिंपल एम्फाइसीमा को समझने के लिए गुब्बारा समझ लो, गुब्बारे में जब तुम हवा भरते हो, जैसे इनहेल किया, एम्फाइसीमा तुम्हारी एल्वियोलर सैक की डिजीज है। एल्वियोलर सैक क्या होता है? एल्वियोलर सैक एक तरह का बलून होता है, जब सांस लेते हो तो बलून फूल जाता है, जब सांस छोड़ते हो तो बलून पिचक जाता है, बस इतना समझो, ठीक। अब अगर बलून में छेद हो जाए किसी तरीके से, तो तुम चाहे जितनी हवा भरो, हवा रुकेगी ही नहीं, राइट। या बलून फट जाए तो फिर हवा रुकेगी कहां से? तो एम्फाइसीमा के डिजीज में आपके क्या हो रहा है, यहां पे बलून फट जा रहा है, बलून फूट जा रहा है, ठीक। दूसरा, ब्रोंकाइटिस के केस में क्या हो रहा है? ब्रोंकाइटिस के केस में ये जो जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां पे स्वेलिंग हो जा रही है। दोनों चीजें एक ही फिगर में समझ लो भाई। एम्फाइसीमा के केस में जो आपका एल्वियोलर सैक है, जो बलून है, वो फूट जा रहा है, राइट। और जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के केस में जिस रास्ते से सांस आती जाती है वो रास्ता स्वेलिंग हो गया, जिससे रास्ता सकरा हो जाता है। तो दोनों तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस रास्ते से सांस आ नहीं पा रही है, और सांस जब आएगी तो रुकेगी कहां? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा? आपका एल्वियोलर सैक, जो कि फट चुका है, जो कि फूट चुका है। इसी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। ना समझ में आया हो तो फिर बता दो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, बोलो भाई, यस एनीवन। एम्फाइसीमा या ब्रोंकाइटिस में कोई कंफ्यूजन, XYZ बोलो।
कुछ भी ना समझ में आया हो? यस, कम ऑन फास्ट। क्लियर है? गुड 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 गुड। फिर भी समझने की थोड़ा सा और चलते हैं, है ना, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं। फिर ठीक, देखो ध्यान से, फिगर दिख रहा है, आई होप। अब देखो, ये तुम्हारी ब्रोंक्योल्स हैं। ब्रोंक्योल्स पे क्या है? ये ढेर सारे बलून लगे हुए हैं, ढेर सारे बलून लगे हुए हैं। मतलब हर एक ब्रोंक्योल्स पे बलून के गुच्छे लगे हैं, इस तरीके से, जैसे ग्रेप्स, जैसे अंगूर होते हैं, उस तरीके के गुच्छे यहां पे लगे हुए हैं। ठीक, इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है, एयर सैक। बोलो। चलो फिर से समझाते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा ट्रैकिया हो गया भाई, है ना, एयर ट्रैक बना लो, बना लो। ये अलग अलग लंग्स है तुम्हारे, ठीक, अलग अलग लंग्स में फिर सेपरेशन हो गया, पार्टीशन हो गया। इस तरीके से, ठीक। यहां पे ये बलून्स हैं, ये बलून्स हैं तुम्हारे, ढेर सारे बलून्स, है ना। एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने बना दिया है, बाकी तो देखो आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं तुमको समझा दूंगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। यार तुमको आर्टिस्ट थोड़ी बनाया जा रहा है, ड्राइंग नहीं अच्छी है क्या फर्क पड़ता है, लेबलिंग तो अच्छी कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से ये तुम्हारी ट्रैकिया है। अब ध्यान से देखो, होता क्या है, होता क्या है। अब एक चीज है, इधर से तुम सांस लेते हो, ऊपर से सांस को तुमने इनहेल किया, सांस इधर से तुमने सांस को लिया, सांस अंदर आई, ठीक। अगर ये रास्ता ठीक रहा, भाई कहीं आ जा रहे हो, अगर बढ़िया सा रास्ता है तो गाड़ी एकदम 100-200 की स्पीड पे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रास्ता सकरा हो जाए तो 10-12 की स्पीड पे भी चलना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि अगर तुम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाते हो, एक एग्जाम्पल, ये चौड़ा रास्ता, चाहे जितने तेजी से चले जाओ। दूसरा, चंडीगढ़ से कुल्लू, चंडीगढ़ से कुल्लू चले जाओ, मतलब कुल्लू मनाली, एक आगरा एक्सप्रेसवे चौड़ा रास्ता, चाहे तुम अगर स्पीड लिमिट 120 की ना हो तो तुम 200 चला सकते हो, ठीक। चंडीगढ़ से कुल्लू तुम्हारी गाड़ी चाहे जितनी हाई फाई हो, तुम 50 की स्पीड पे कहीं नहीं चला पाओगे, रास्ता बहुत सकरा होता है, ठीक है। अब तुम चाहे जितना हेल्दी पर्सन हो, इधर से तुमने क्या किया, इनहेल किया, इनहेल किया, ठीक। तो होगा क्या, बेसिकली ब्रोंकाइटिस में हो जाता है इन्फ्लेमेशन, और जहां पर भी टर्म आ जाए आइटिस, जहां पर भी लग जाए आइटिस, तो वहां पे आ जाता है इन्फ्लेमेशन, वहां पे आ जाता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये तुमको अच्छे से पता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, उसमें तुम्हारा भाई रेडनेस, है ना, स्वेलिंग, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अल्टीमेटली ये रास्ता जो तुम्हारा एयर ट्रैक है वो क्या हो गया, स्वेलिंग आ गई,
जब स्वेलिंग आ गई तो रास्ता पतला हो गया, मतलब जो सांस ले रहे हो वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, मींस सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो सांस लेने में दिक्कत, एयर ट्रैक में अगर स्वेलिंग आ जाए तो इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। ठीक, एक सीओपीडी क्लियर। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए एयर ट्रैक में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा, सांस ले रहे हो तुम बढ़िया से, लेकिन किसी तरीके से प्रॉब्लम आ जाए और ये बलून तुम्हारे फूटने शुरू हो जाए। भाई जब तुम सांस लेते हो तो ये सांस लिए तो कोई तो ऐसी जगह होगी, सांस खूब खींचा तुमने तो ये सांस कहां गई है जो तुम रोक के रखे हो, ये कहां है? जैसे तुमने कुछ देर के लिए सांस रोकी, कुछ लोग 1 मिनट, कुछ लोग 2 मिनट के लिए रोक लेते हैं, वो सांस कहां रुकी रहती है? वो आपके इन बलून्स में रहती है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं सिंपली एयर सैक। एयर सैक, या इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ठीक, इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स रहती हैं, चारों तरफ ब्लड वेसल्स रहती हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक में चले जाती है, एयर सैक की ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड फाइनली पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। यस, सीओपी कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो एनएसएआईडी ही दी जाती है। इन्फ्लेमेशन है तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज दी जाती है, ठीक, ड्रग दी जाती है। हाँ, तो ये जो बलून का कम होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सैक को बोलते हैं इम्फाइसेमा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सैक मतलब एयर सैक आपके खराब हो गए, इसी को बोलते हैं इम्फाइसेमा। ठीक, और एक चीज और खास रिक्वेस्ट की, यहां से पढ़ने के बाद अपने कॉलेज में टीचर्स के साथ बहस मत करना। क्लियर? ये कुछ जानने वाले टीचर्स हैं जहां से मेरे पास शिकायत आई है कि आपके चैनल से पढ़ते हैं, आप इतना डीप पढ़ा देते हो जितनी जरूरत नहीं है, उतना डीप हम लोगों को भी नहीं पता, और बच्चे हमसे पहले पता रहता है उनको। अगर तुम किसी टीचर, अगर कोई टीचर है तुम्हारे कॉलेज में, उसको खाली तुम इतना सिंपल उसको बोलना, सर जी हमको अस्थमा, है ना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसिमा, मैं डिफरेंस बता दूं, मैं डिफरेंस बता दूं, अच्छे अच्छे टीचर ना घूम जाए तो कहना मुझे। टीचर भी बात समझे, अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं बता पाएंगे। तो जहां लोग जानते हैं मुझे, ओके, वहां ये इश्यूज हो रहे हैं, तो उनका खुद का कहना है, लेकिन हमने यही कहा ना कि भाई तुम भी आओ पढ़ लो मुझसे, बच्चों से पहले पढ़ लो। ठीक है, खैर, ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं? भाई अस्थमा प्योर एलर्जिक डिजीज है तुम्हारी। ठीक है, और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफ्लेमेशन हो गया, शॉर्ट या एक्यूट, मतलब एक्यूट या क्रोनिक, तो ब्रोंकाइटिस, कहीं पर भी बॉडी में किसी बीमारी पे आइटिस लग जाए, कहीं पे भी आइटिस लग जाए तो समझ जाना इन्फ्लेमेशन है। कहीं पर भी आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल रामबाण याद रखो। एयर सैक एयर सैक डिस्ट्रॉय होने लगे, सीधे सी बात है, जहां पे भी एयर सैक डिस्ट्रॉय होंगे वहां पे तुम्हारा इम्फाइसिमा होगा, जहां पे बात इन्फ्लेमेशन की होगी वहां ब्रोंकाइटिस होगी। ठीक, अस्थमा भी एक तरह का ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा में भी भाई आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वही, उसी में तो इन्फ्लेमेशन उसमें भी हो रहा है, वो अलग बात है, एलर्जिक रिएक्शन से हो रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, एक तरह की क्या है वो भी कैसी डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही है। ओके, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर, आगे बढ़े।
ठीक, चलो भाई। हाँ भाई, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें जो अभी हम देख रहे थे, थ्योरी देख लेते हैं। ब्रोंकाई मींस एयर पैसेज, मींस ब्रोंकाई मतलब जो एयर पैसेज होते हैं, और ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। डेफिनेशन, ब्रोंकाइटिस इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी कोई इम्फाइसिमा नहीं समझ में आया? अभी इम्फाइसिमा में कुछ नहीं होता है, ये जो तुम्हारे एल्वियोलर सैक होते हैं, एल्वियोलर सैक होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसी को इम्फाइसिमा बोलते हैं। और अभी नहीं परेशान होने की जरूरत, इसलिए क्योंकि अभी इम्फाइसिमा भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमने ब्रीफ आउटलाइन दी है, क्यों परेशान हो? अभी ब्रोंकाइटिस देख रहे हैं, इसके बाद इम्फाइसिमा, और चुपचाप होके सब बैठे रहो। It occurs when the trachea and bronchi airway within the lungs inflamed because the certain infection, किसी तरह का कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है कहां पे? लंग्स के अंदर जो आपकी ब्रोंकाई है ना। टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस की बात करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब वायरल या बैक्टीरिया के थ्रू कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में सडन में क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया हो। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब नॉट नेसेसरी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, जनरली पार्ट ऑफ सिंड्रोम। एक तरह का सिंड्रोम भी हो सकता है, क्योंकि ये लंबे समय से बीमारी चलती चली आई है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक, इटियोलॉजी की बात कर ले। इटियोलॉजी मतलब कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज क्या होगी? कॉज ऑफ डिजीज, केमिकल किसी ने इनहेल कर लिया, ठीक, स्मोकिंग बहुत हो गई, बहुत पॉल्यूशन है, इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ये कॉज ऑफ डिजीज है। ठीक, कॉज ऑफ डिजीज मतलब इटियोलॉजी। इरिटेंट और लंग इन्फेक्शन, कैसे पहचानेंगे? उसके लिए बाकायदे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कराई जाती है, सब कुछ थोड़ी कराओगे, है ना। यस, रोग का कारण। इसीलिए जब बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है तो बहुत सारे सीटी स्कैन वगैरह हो गए, स्पुटम टेस्ट हो गए, है ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी लंग फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं, जहां पे चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपको कौन सा इंफेक्शन हुआ है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस नॉर्मली कॉज्ड वायरस, टिपिकली दोज आर ऑलवेज कोल्ड या फ्लू, यूजुअली कोल्ड या फ्लू की वजह से, सिगरेट की स्मोकिंग की वजह से, कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एक्सपोजर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉज्ड रिपीटेडली इरिटेशन एंड डैमेज द लंग्स एयरवे। लगातार किसी चीज से आपको अगर इरिटेशन हो रहा है, यस, है ना, इरिटेशन हो रहा है, एलएफटी नहीं बोलते उसको, एलएफटी अगर कह दोगे अभी, अगर किसी से एलएफटी कह दिया तो एलएफटी मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना, लीवर फंक्शन टेस्ट। यहां पे आता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नाम भी याद रखने बहुत जरूरी है। किसी से कहो भाई हमारा एलएफटी कर दो जाके, तो तुम करवाने जा रहे हो अपने लंग का, वो करवा देगा लीवर का। ठीक, बाद में जब रिपोर्ट देखोगे पता लगा 1000 रुपए दे दिए और तुम्हारे लीवर का हो गया जांच। तो जो है तुम्हारे लंग फंक्शन टेस्ट के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्मोकिंग बहुत कॉमन कॉज है जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, पैथोफिजियोलॉजी की बात करो, इटियोलॉजिकल एजेंट। एक तो इटियोलॉजिकल एजेंट, इटियोलॉजिकल एजेंट में आपके वायरस बैक्टीरिया हो गए। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे इम्यून डिफिशियंसी हो गया, लंबे समय तक बीमारी कोई चलती चली आई है। स्मोकिंग या अदर इन्वायरमेंटल फंक्शन जैसे मौसम चेंज होना, अचानक से बहुत ठंड में चले जाना, बहुत ठंड से बहुत गर्मी में चले आना, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक, जिस वो क्या होंगे? इन्फ्लेमेशन अकर्स, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द गोबलेट सेल्स। धीरे धीरे करके मास्ट सेल्स, गोबलेट सेल्स में इन्फेक्शन आपके चला जाएगा, यानी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन पहुंच गया। ये क्या करेंगे? ये उसको इन्फ्लेमेशन हुआ तो जहां पे हुआ उस एरिया को स्वेल कर देंगे, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी वहां पे। ठीक, स्वेलिंग क्यों आ जाएगी? क्योंकि मान लिया गोबलेट सेल के पास वो बैक्टीरिया इसको इसके ऊपर इन्फेक्शन कर दिया, तो क्या होगा? सारा इम्यून सिस्टम हमारा इसके आसपास जमावड़ा लग जाएगा,
सारा इम्यून सिस्टम आसपास लग जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग, कहीं पर भी चोट लगती है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। क्यों स्वेलिंग हो जाती है? उसके पीछे की वजह यही होती है क्योंकि वहां पे टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं। टिश्यू जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमने एनएसएआईडी में पढ़ा है, अरेकिडोनिक एसिड सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सिक्रीट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे सिक्रीट हुए वैसे ही पूरी की पूरी मिलिट्री आके वहीं पे इकट्ठा हो जाती, देखने के लिए कि माहौल क्या है, मतलब कैसे उसको ट्रीट करें। और जब इतने सारे प्लेटलेट्स, इतने सारे एंटीबॉडी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, तो अब इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन के लिए सारे जितने भी मैक्रोफाजेज हैं, मैक्रोफाजेज हैं जो क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं जो भी फॉरेन बॉडी है, वो सब आके इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, स्वेलिंग आ जाएगी। और स्वेलिंग आने की वजह से इसको दूर करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन, इस भाई जो भी है इसको बाहर किया जाएगा, जो भी माइक्रोब्स आ गया है इंगल्फ करके बॉडी से बाहर आ गया। ठीक, जब बाहर आ जाएगा, बाहर किया जाएगा, तो कैसे बाहर किया जाएगा? उसके लिए हमारे पास एक ही चीज है, म्यूकस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है उसके लिए देखो, इसीलिए अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे ही बॉडी सेंसिटिव, इसीलिए कहते हैं साल में एक आध बार सर्दी जुकाम होना जरूरी है। उससे पता चलती है कि बॉडी में सेंस है आपकी। ठीक, बॉडी में सेंस है, बॉडी सेंसिटिव है, तो स्वेलिंग हो गई, तो जो इंगल्फ किया है फैगोसाइटोसिस से उसका बाहर जाना जरूरी। बाहर कैसे जाएगा? म्यूकस के थ्रू। ठीक, म्यूकस के थ्रू जाएगा, जिसकी वजह सेल्स दैट मेक दिस लाइनिंग मेक लीक फ्लूइड रेस्पॉन्स द इन्फ्लेमेशन। कफिंग इज द रिफ्लेक्स। क्या? कफिंग के थ्रू। क्लियर द सिक्रीशन ऑफ द लंग्स, कफ के थ्रू। और ये कफ जाएगा कहां पे? एल्वियोलर फ्लूइड में। इसको क्या कर देगा? नैरो कर देगा, मतलब एयर ट्रैक को पतला कर देगा, एयर ट्रैक को पतला कर लेगा, जिसकी वजह से वेंटिलेशन, मतलब हवा का आना जाना कम हो जाएगा। और इसी प्रोसेस, वेंटिलेशन कम हो जाने को ही क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकाइटिस। पैथोलॉजी को कैसे समझें? पैथोलॉजी को समझने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने यहां पे तुमको पूरा तरीका बताया है, इसी को लेआउट बना के लिख के चले आओ, यही पैथोलॉजी है। एक चीज के रीजन हजार। कॉन्फिडेंस हो गया? गुड, है ना। कभी भी बुकिस लैंग्वेज पे मत जाओ, सर ने जो बताया कभी इस बात पे मत जाओ। तुमको पता है कि भाई कहीं से कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, तुम उसी तरीके से लिख के चले आओ। भाई लंग्स हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, है ना। तो जब इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा? वहां पे इंगल्फ होगा, भाई हमारी एंटीबॉडीज आएंगे, उसको इंगल्फ करेंगी, फैगोसाइटोसिस होगी, फिर उसको बाहर करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होगा। अगर वो बाहर नहीं जाता, मतलब इन्फेक्शन स्ट्रांग है बाहर में, तो म्यूकस का सिक्रीशन लगातार होता रहेगा, और लगातार होने से क्या होगा? वहां पे रास्ता कम हो जाएगा। जब ट्रैक कम हो जाएगा, ठीक, इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, म्यूकस सिक्रीशन हुआ, रास्ता कम हो गया, और इसी इन्फ्लेमेशन को ही बोलते हैं क्या? ब्रोंकाइटिस। यही तो है हमारी, राइट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? वीजिंग साउंड होगा, जैसे जिसको सर्दी होगी तो सांस लेते तो अजीब सा साउंड होता ना। हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, चेस्ट में टाइटनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा म्यूकस भरा हुआ है। सोर थ्रोट इन्फेक्शन, बॉडी में दर्द। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमारी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल रहता है ऑक्सीजन की वजह से। अब ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में पेन होगा, ब्रीथलेसनेस, सांस ज्यादा नहीं ली जा पा रही है ना, हेडक हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो सर दर्द होने लगा। नाक और साइनस दोनों क्या है? ब्लॉक हो जा रहे हैं। वन ऑफ द मेन सिम्टम एक्यूट ब्रोंकाइटिस, कफ दैट लास्ट द सेवरल वीक्स। ब्रोंकाइटिस की वजह से कई हफ्तों तक लगातार कफ भरा रहता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की समस्याएं बॉडी में पैदा हो जाती हैं। डायग्नोसिस कैसे करोगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट का एक्सरे कर लो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते? PLF, पल्मोनरी लंग फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, स्पायरोमीटर टेस्ट, और ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से पता चलेगा। सोने में भी दिक्कत होती है? यस, बहुत होती है। ठीक, हाँ। ट्रीटमेंट कैसे? नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे ठीक करोगे? अवॉइड द टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू खाना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो। जो लोग ये काम करते हैं उनके कांटेक्ट में आना बंद करो। ठीक है।
अरे भाई बॉडी में किसी भी तरह की, भाई ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सीबीसी, सिंपल सीबीसी काउंट, प्लेटलेट्स घट रही हैं बढ़ रही हैं, आपके एंटीबॉडीज घट रही बढ़ रही हैं। भाई कहीं पर कोई इन्फेक्शन आएगा, कहीं पर कोई इन्फेक्शन आएगा तो इन्फेक्शन के लिए ढेर सारी एंटीबॉडी जनरेट होंगी, तो जब जनरेट होंगी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा। ठीक, अगर इन्फेक्शन कोई बहुत स्ट्रांग है तो डब्ल्यूबीसी काउंट घटने लगेगा जरूरत से ज्यादा, जैसे डेंगू के केस में होता है, लड़ लड़ के डब्ल्यूबीसी शहीद होना शुरू हो जाते हैं, सीबीसी काउंट में पता चल जाता है। ठीक, फिर हाँ, स्पुटम टेस्ट में जो कफ निकलता है, कफ, भाई स्पुटम क्या है, स्पुटम एक तरह का कफ है, कफ निकलता है, वो कफ क्या, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस तरह की सेल्स उसमें आ रही हैं, किस वजह से वो कफ निकला है, उसका पता चल जाता है स्पुटम से। ठीक, ब्रोंकोस्कोपी, सिंपल ब्रोंकस की स्कोपी कराई जाती है। यस, कंप्लीट ब्लड काउंट है ना। ठीक, तो अवॉइड द कोल्ड लोकेशन, जहां पे एयर पॉल्यूशन वहां नहीं जाना, बहुत ठंडी जगहों पे नहीं जाना, जिनको ऐसी बीमारी हो मास्क पहन के रखना चाहिए अगर कोई स्मोकिंग करता है। 5, 6, 7। अब देखो खास बात, डायग्नोसिस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये समझने के लिए सिर्फ बता दिया है। ठीक, स्पाइरोमीटर में ये तुम्हारी लंग की एक्सरसाइज होती है, ये देखो, ये स्पाइरोमीटर, ये एक्सरसाइज कराई जाती है कि तुम्हारी लंग की कैपेसिटी कितनी है चेक करने के लिए। ठीक है, चेक करने के लिए लंग की कैपेसिटी। ब्रोंकोस्कोपी मतलब स्कोपी, इंडोस्कोपी टाइप में होती, जो देखा जाता है कि भाई वहां पे इंफेक्शन किस तरीके का है। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल क्लियर हुआ। हाँ, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, भाई किसी को स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाओ। ऑक्सीजन थेरेपी, कई बार इन्फेक्शन ऑक्सीजन कम होने की वजह से हुआ, जैसे कोविड के केस में। कोविड के केस में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन बढ़ गया। भाई एक चीज बताओ, कोविड 19 हुआ था, है ना, कोविड 19 हुआ, बिना किसी दवा के अगर लोगों को ऑक्सीजन अच्छे से दे दी गई, हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो अपने आप को ठीक कर सकती है, बशर्ते आपको ताकत देनी होगी। ताकत कहां से दोगे, ताकत बॉडी को मिलती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से बॉडी में एटीपी बनती है, एटीपी एनर्जी का काम करती, शरीर को ताकत देती। कोविड 19 यही ऑक्सीजन नहीं पहुंचाने पा रहा था। कोविड 19 में सबसे बड़ी समस्या यही हो रही थी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, बॉडी को ही कमजोर कर दिया था इसने, इसीलिए ये इतना घातक साबित हुआ। और फिर आर्टिफिशियली जब ऑक्सीजन दिया जाता था लोगों को, सही तरीके से जब ऑक्सीजन दिया जाता था, तो ऑक्सीजन की वजह से शरीर में ताकत आती थी और शरीर खुद ब खुद जो भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह था उसको खुद ठीक कर लेता था। यही एक वजह थी कि ऑक्सीजन अगर सही से दिया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता था। जो लोग हॉस्पिटल की जगह, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल की जगह अपने गांव में खेतों में गए, वो भी कोविड 19 से ठीक हो गए। वहां कोई दवा नहीं मिली उनको, लेकिन वहां क्या मिला, वहां उनको ऑक्सीजन मिली। जितने लोग हॉस्पिटल में ठीक हुए हैं उससे कहीं ज्यादा लोग घरों में ठीक हुए हैं, खेतों में ठीक हुए हैं। इवन मैं दूसरे को क्या कहूं, मेरी मदर को खुद भी कोविड हुआ था। ठीक, किसी हॉस्पिटल में कोई कहीं नहीं एडमिट कराया हमने, घर में जो होम गार्डन बना है, होम गार्डन के बीच में उनकी फोल्डिंग डालते थे, दिन भर धूप लेना, दिन भर, जबकि गर्मी का टाइम था, धूप लेना और उन्हीं पेड़ पौधों के बीच में। फाइनली वो रिकवर्ड हो गई और जो लोग हॉस्पिटल गए वो सीधा ऊपर चले गए। राइट, तो कुल मिला के बॉडी में खुद कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं बनी जो किसी बीमारी को ठीक करे। दवाएं सिर्फ फैसिलिटेट करती हैं बॉडी को काम करने के लिए। तो बॉडी को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो बॉडी में इतनी क्षमता है कि बॉडी अपने को ठीक कर सकती है। राइट, तो कोविड में इसीलिए ऑक्सीजन दी जाती थी, क्योंकि बंदा ऑक्सीजन ले नहीं पाता था। कोविड का जो वायरस था वो इसी पे अटैक करता था। खैर छोड़ो, ओके, तो ये, हाँ, तो इसीलिए इसमें क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम यह आई कि बंदा सांस नहीं ले पा रहा सही तरीके से,
क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब सांस अगर नहीं ले पा रहा है तो फिर समस्या हो रही है, फिर एनर्जी कम हो गई, उसको ठीक कैसे करो? ऑक्सीजन थेरेपी देके। ऑक्सीजन थेरेपी दो, अपने आप जो लंग में इन्फ्लेमेशन है अपने आप ठीक हो जाए। इसीलिए जब सीओपीडी या अस्थमा पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं तो वेंटिलेटर पे डाल देते, परमानेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे डाल देते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट में डालने से और क्या होगा? दवाएं तो सिर्फ बहाना है, असली चीज ऑक्सीजन सपोर्ट है। शरीर को ताकत मिली, ऑक्सीजन मिली, ताकत मिली, वो अपने आप को खुद रिकवर करना शुरू कर देता है। खुद उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने को रिकवर कर देता है। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाओं के साथ भाई क्या है? लंग टाइटनिंग हो गई है, मतलब ये जो रास्ता है सांस लेने का पतला हो गया है, तो हमको ऐसी दवाएं दो जो चौड़ा कर दे इसको। तो ब्रोंको डायलेटर्स की जरूरत पड़ती जो डायलेट कर दें, जैसे थियोफाइलिन, म्यूकोलिटिक। अब क्यों ये चौड़ा क्यों पतला क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग बन गई है, म्यूकस का थक्का इकट्ठा हो गया है। तो ऐसी कोई दवा देनी चाहिए जो म्यूकस को ब्रेक करे, इसीलिए दवाएं आती म्यूकोलिटिक, मतलब म्यूकस को ब्रेक करने वाली जो दवाएं हैं उनको बोलते हैं म्यूकोलिटिक ड्रग्स, जैसे कार्बोसिस्टीन, इरोडसिस्टीन, एसाइल सिस्टीन, है ना। ये देखो म्यूकोफार, थियोफाइलिन और इडोस्टीन, ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं? म्यूकस को ब्रेक करने का काम करती हैं। थियोफाइलिन क्या है? ये ब्रोंको डायलेटर्स का काम करती है। ओके, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, ग्लूकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये दवाएं क्या हैं? ये काम करती हैं एनएसएआईडी की तरह, नॉन इन्फ्लेमेशन को दूर करने की। ठीक, एंटीबायोटिक्स की बात करें, टेस्ट सीरीज के बारे में क्लास के एंड में बताता हूं ना। एंटीबायोटिक्स जो एमॉक्सिसिलिन जैसे हो गई, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, मतलब जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसमें असर करती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारी एंटीबायोटिक। दूसरी डिजीज होती है इम्फाइसिमा, शॉर्ट में सिर्फ 10 मिनट में देख लो। इम्फाइसिमा में बेसिकली जो लंग्स की एल्वियोलाई होती हैं, ये जो एल्वियोलाई होती है, जो बलून्स होते हैं, ये केवल क्या होते हैं? इनलार्ज होके फट जाते हैं, इनलार्ज हो के फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बलून को साल भर, भाई जैसे किसी का बर्थडे है ना, बलून फुलाया तुमने, बढ़िया सा फूल गया, लेकिन साल 2 साल बाद कुछ बलून रह जाते हैं ना, अक्सर भाई बचा के रखते हैं हम लोग, है जो 2-4-6 रह गए। जो पुराने बलून्स होते हैं उनको जब फुलाने जाओ और तेजी से फुलाओ तो क्या फूट जाते हैं वो, है ना, फूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से ये इनलार्ज होके फूटने लगते हैं, राइट। तो इम्फाइसिमा में बेसिकली क्या होता है? लंग्स की डिजीज होती है जिसमें एल्वियोलाई डेड हो जाते हैं, एल्वियोलाई हमारे फूट जाते हैं। ठीक, इसको एम्फाइसिमा को 3 टाइप में, जैसे सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार और पैरासेप्टल और मिक्स, है ना, इन 3 कैटेगरी में। जो बलून फूट गया वो बलून रिकवर कैसे होगा? नया बलून बनाना पड़ेगा, है ना, नया बलून बनाना पड़ेगा। सेंट्री लोबुलर इम्फाइसिमा, सेंट्री लोबुलर इम्फाइसिमा का मतलब जो तुम्हारी ये मसल है, जो तुम्हारी ये ब्रोंकियोल्स मेनली अपर रीजन में, मोस्ट कॉमनली सीन टाइप ऑफ इम्फाइसिमा सेंट्री एसिनाइल इम्फाइसिमा इन्वॉल्व द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एसिनस। ये क्या है? ये तुम्हारी एसिनस है। तो नाम क्या है? सेंट्री लोब्यूलर। इस लोब्यूल के बीच के पोर्शन में इन्फ्लेमेशन हो गया, बीच के पोर्शन में इन्फ्लेमेशन हो गया। आर्टिफिशियल तो लगते हैं बलून्स, है ना, नए नहीं बनते तो, ठीक है। तो क्या हुआ? बीच के पोर्शन में इन्फ्लेमेशन हो गया। चलो ठीक है ना, इम्फाइसिमा कल पढ़ते हैं। ओके, ज्यादा तुम लोग ज्यादा बोर हो जाते हो क्या? चलो टेस्ट सीरीज के बारे में जान लो। देखो जितने भी इम्फाइसिमा कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कोई एक डिजीज और कवर कर लेंगे इम्फाइसिमा के साथ साथ। टेस्ट सीरीज सभी सेक्शन में, फार्माकोलॉजी के सेक्शन में जाओगे, फार्माकोलॉजी के सेक्शन में जाओगे, नीचे की तरफ टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिलेगा, है ना। जितनी भी उसमें टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज तुम्हारी एमसीक्यू में मदद करती है, एमसीक्यू में शॉर्ट आंसर में मदद करती, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करती हैं। जो तुमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज लगाओ, काफी बेनिफिशियल होगा। और साथ में अपने साथ वालों को और अपने जूनियर्स को शेयर सब्सक्राइब करो। डेली की क्लासेस रेगुलर 8 बजे, अब किसकी? बी फॉर्म सेकेंड ईयर की, 6 बजे फर्स्ट ईयर की होती है। ओके, चलो भाई, बाय बाय।